स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आज हम बात करेंगे कोर कॉम्पिटेंसीज। ये कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है? तो कोर कॉम्पिटेंसी का ही सारा झगड़ा है। मार्केट में लीडर कौन है, लीडर कैसे बना जाए, ये जो ताज है ये किसके सिर सजेगा, राजा कौन बनेगा। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? परफेक्शन, एक्सपर्टाइज, कौन परफेक्ट है, एक्सपीरियंस किसके पास सबसे ज्यादा है और वो एक्सपीरियंस का कौन कितना एडवांटेज ले पा रहा है, मीन लीडर कैसे बन रहा है। तो कोर कॉम्पिटेंसी क्या होती है और कोर कॉम्पिटेंसी को कैसे हम जनरेट करते हैं, कैसे पा जाते हैं, कैसे कोर कॉम्पिटेंसी को हासिल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर कॉम्पिटेंसी पे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये है, देखिए सामने आपके कोर कॉम्पिटेंसी, जहां हम अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट करने में कामयाब हैं। हमें हमारे कॉम्पिटिटर से अब कोई खतरा नहीं है। कोर कॉम्पिटेंसी, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी वाज प्रपोज्ड बाय सी के प्रहलाद एंड ग्रे हैमल। सी के प्रहलाद और ग्रे हैमल ने कोर कॉम्पिटेंसी का ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा था। क्या है ये कॉन्सेप्ट? प्रहलाद एंड हैमल डिफाइन द कोर कॉम्पिटेंसी एज द कलेक्टिव लर्निंग इन ऑर्गेनाइजेशन, especially coordinating diverse function, production, skill and integration various technology। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम कलेक्टिव लर्निंग करते हैं, किसी एक आध चीज की बात नहीं हो रही है कि हमारे पास किसी एक एरिया में एक्सपर्टाइज आ गया है या हमने कुछ किसी एक दो जगह पर बढ़िया परफॉर्म करना सीख लिया है तो हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसी है। आंसर इज नो। कोर कॉम्पिटेंसी हमारे पास कब आती है? जब हम कलेक्टिव लर्निंग करते हैं, हम अपने वेरियस जितने भी मैक्सिमम डिपार्टमेंट हैं उनमें बेटर करते हैं, हमारा प्रोडक्शन अच्छा है, हमारी मार्केटिंग अच्छी है, हमारा सेल अच्छा है, हमारा रियलाइजेशन अच्छा है। तो जब हमारे पास हमारे वेरियस जो डिपार्टमेंट हैं वहां पर हम बेटर परफॉर्म करते हैं, अच्छे से सीखते हैं, कलेक्टिव लर्निंग होती है, तब हम कोर कॉम्पिटेंसी को हासिल करते हैं। तो रिपीटिंग अगेन, द कलेक्टिव लर्निंग इन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्स फंक्शन। और डाइवर्स फंक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन की बात हो रही है, स्किल की बात हो रही है, इंटीग्रेटिंग वेरियस टेक्नोलॉजी, जो हमारी अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं जो हमने जनरेट करे हैं एक्सपर्टाइज, उन सबको हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन। तब हमारे को मिलती है कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड नॉट इंडिविजुअल स्किल। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कोर कॉम्पिटेंसी हमें कब मिलेगी? जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल की बात करेंगे, किसी एक आध एरिया में एक्सपर्टाइज की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक आध एरिया में बेटर परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। The core competency is considered as sum of developed expertise in 5 to 15 areas। जब हम 5 से 15 कम से कम एरियाज बेटर कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसी है। कोर कॉम्पिटेंसी कैन नॉट बी बुल्ट ऑन सिंगल टेक्नोलॉजी, स्किल और नो हाउ। रिपीटिंग अगेन, किसी एक स्किल के बेस पे या नो हाउ के बेस पे या टेक्नोलॉजी के बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास कोर कॉम्पिटेंसी है। हाँ, आपके पास बेटर एक्सपर्टाइज है, वहां पर बेटर टेक्नोलॉजी है, बट यू कैन नॉट से दैट वी हैव कोर कॉम्पिटेंसी। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू प्रहलाद एंड हेमल, कोर कॉम्पिटेंसी डिफाइन इन 3 एरियाज। 3 एरिया में कोर कॉम्पिटेंसी को डिफाइन किया जा सकता है कि कैसे पता लगे कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। सबसे पहली शर्त है कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन। हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए? उसको कॉपी ना किया जा सके, कॉपी करना उसके मुश्किल हो, और यूनिक होनी चाहिए, वो अलग होनी चाहिए। कुछ अलग करेंगे तभी तो मार्केट में लीडर बनेंगे। अगर हम सबको कॉपी कर रहे हैं या सबके जैसा कर रहे हैं तो हमारे पास कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, कोर कॉम्पिटेंसी कैसे जनरेट होगी? तो कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन होना चाहिए, हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दैट शुड बी यूनिक एंड दैट शुड बी हार्ड टू कॉपी।
नंबर 2, वैल्यू टू कस्टमर। जो हमारा एक्सपर्टाइज है, जो हमारी कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन है, इसका बेनिफिट क्या होना चाहिए हमें, कि हम अपने कस्टमर्स को वैल्यू दे पाए। उसके जरिए बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, कस्टमर को बेनिफिट मिलना चाहिए। वैल्यू, इट शुड बी वैल्यू टू कस्टमर। इसका हमको क्या बेनिफिट होगा, तो आंसर इज एप्लीकेशन इन अदर मार्केट। जब हमारी स्ट्रेटेजी यूनिक होगी, इसको कॉपी करना मुश्किल होगा, ये कस्टमर को वैल्यू देगी, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हमें नए मार्केट में पोटेंशियल मिलेगा एंटर करने का, हम नए मार्केट में एंटर कर पाएंगे। तो ये है कोर कॉम्पिटेंसी जनरेट करने के 3 एरियाज, कि किस तरह से कोर कॉम्पिटेंसी बनती है। कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन की हमने बात की, कि कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखिए जैसे आपके सामने इस पिक्चर में है, सारे व्हाइट बैलून के में हमको ये रेड बैलून अलग ही दिखाई दे रहा है। तो यही है कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, कि जो दूसरे हैं उनमें हम अलग दिखने चाहिए। वो कैसे होगा, तो एक कॉम्पिटेंस इज सेड टू बी कोर कॉम्पिटेंस इफ इट इज यूनिक एंड डिफिकल्ट टू बी कॉपीड बाय कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर जोर लगा ले लेकिन कॉपी ना कर पाए। हमारी स्ट्रेटेजी यूनिक होनी चाहिए। इट इनेबल फर्म्स टू प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट टू कस्टमर विदाउट हैविंग फियर ऑफ गेटिंग कॉपी। जो हमारा प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, हम अपने कस्टमर को ऑफर करें बिना इस डर के कि इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। तभी हमारी जो कॉम्पिटेंसी है वो कोर कॉम्पिटेंसी बन पाएगी, कि हमने कुछ ऐसा बनाया है जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता। मार्केट में हम देखते हैं, एप्पल की बात करते हैं बार बार, एप्पल हर साल नया फोन लॉन्च हो रहा है, बट कोई कंपटीशन दूर दूर तक नजर नहीं आता। In an industry, many company may possess same competency, still it will be said as core competency if a company perform it significantly. Even हमारी स्ट्रेटेजी को कोई दूसरा कॉपी भी कर ले, लेकिन कॉपी करने के बाद भी नंबर में कन्वर्जन नहीं हो रहा। इतनी यूनिक थी कि कॉपी तो उसने कर लिया या करने की कोशिश की, लेकिन उसका उसको बेनिफिट ही नहीं मिल रहा। ऐसी होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी। इन एन इंडस्ट्री मैनी कंपनी में possess सेम कॉम्पिटेंस स्टिल। स्ट्रेटेजी कई कंपनियों की एक सी हो सकती है, लेकिन उस स्ट्रेटेजी से हमारे को जो बेनिफिट हो रहा है वो बेनिफिट दूसरे को नहीं हो रहा। स्टिल इट विल बी सेड अ कोर कॉम्पिटेंसी इफ अ कंपनी परफॉर्म इट सिग्निफिकेंटली। हम जिस तरह से इसको परफॉर्म कर रहे हैं, स्मूथली चला पा रहे हैं, दूसरा नहीं चला पा रहा, तब ये कोर कॉम्पिटेंसी बन जाती है। एप्लीकेशन टू अदर मार्केट। अब नए मार्केट में हमको किस तरह से एंट्री देती है कोर कॉम्पिटेंसी, किस तरह से हमारे लिए रास्ते खोलती है नए पोटेंशियल मार्केट के। तो कोर कॉम्पिटेंसी नीड टू बी फंडामेंटल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लॉइट न्यू मार्केट टू बी सेड एज कोर कॉम्पिटेंसी। अगर हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसी हम कह रहे हैं और उस कोर कॉम्पिटेंसी का बेनिफिट ही ना मिले हमको, हमारे रेवेन्यूज ना बढ़े, हमारा मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा, तो किस बात की कोर कॉम्पिटेंसी। तो कोर कॉम्पिटेंसी का मेन एडवांटेज हमें क्या मिलना चाहिए, कि हमारी स्ट्रेटेजी यूनिक थी, हमने कस्टमर्स को वैल्यू दी। इन दोनों के एडवांटेज में हमको बेनिफिट ये मिला कि हमारे रेवेन्यू बढ़े, हमको नया मार्केट में पोटेंशियल एंट्री मिली। जैसे हम बात करते हैं वॉलमार्ट की, एग्जांपल दिया है। एग्जांपल, वॉलमार्ट हैज कॉम्पिटेंस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट में वॉलमार्ट के पास एडवांटेज है, उससे सस्ता कोई नहीं बेच पाता, तो उसके पास कोर कॉम्पिटेंसी है। कोर कॉम्पिटेंसी फुलफिल 3 क्राइटेरिया, जिनकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। इट शुड बी डिफिकल्ट टू इमिटेट, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता या कॉपी ना हो। कंट्रीब्यूट इन कस्टमर वैल्यू, कस्टमर्स को वैल्यू दे। एंड इट शुड प्रोवाइड पोटेंशियल एरियाज टू न्यू मार्केट, नए मार्केट के दरवाजे खोले। ये देखिए सर, बहुत हो गई बातें, अब ये बताइए कि कोर कॉम्पिटेंसी बनेगी कैसे। तो कोर कॉम्पिटेंसी को हम कैसे बोल्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। द वन इज वैल्यू चेन एनालिसिस। इस टूल का इस्तेमाल करके हम कोर कॉम्पिटेंसी जनरेट कर सकते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है, इसी टॉपिक में हम आगे भी सीखेंगे, और अलग से सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ा है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ले सकते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है आगे बात करेंगे। एंड नंबर 2, 4 क्राइटेरिया फॉर सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। 4 बातें। द वन इज रेयर,
कॉपी ना हो, वैल्यूएबल, जो कस्टमर्स को वैल्यू दे, कॉस्टली टू इमिडिएट, अगर कोई दूसरा कॉपी करे भी तो कॉस्टली होनी चाहिए, और नॉन सब्स्टिट्यूटेबल, स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो। इस तरह से अपनी कॉम्पिटेंसी को बनाते हैं, इस तरह की स्ट्रैटेजी है, एक्सपर्टाइज हमारे पास ऐसा है, तब हम कहते हैं कि नाउ वी हैव कोर कॉम्पिटेंसी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आज हम बात करेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस की। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है और ये किस मॉडल पे बेस है? वैल्यू चेन एनालिसिस में दो तरह की एक्टिविटी का जिक्र किया गया है। एक है प्राइमरी एक्टिविटी, जो हमारी 5 एक्टिविटी हैं, और 4 सपोर्ट एक्टिविटी की बात की गई है। और ये मॉडल ये कहता है कि जितनी भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी हो चाहे सपोर्ट एक्टिविटी हो, एक के साथ दूसरे का लिंकेज होना जरूरी है, तभी एक बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकता है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस को हम डिटेल में समझते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी पे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस वाज प्रपोज बाय माइकल पोर्टर। इसको माइकल पोर्टर ने प्रपोज किया था। क्या कहते हैं ये? माइकल पोर्टर एडवोकेट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्स लाइक मैन, मशीन एक्सेट्रा, कि एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मशीन का, मैन का जो है कलेक्शन ही नहीं है, बल्कि बट इट्स एप्लीकेशन टू वेरियस एक्टिविटी विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स मैनेजमेंट इज असेंशियल टू क्रिएट हाई वैल्यू टू कस्टमर। देखिए, एक बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वैल्यू टू कस्टमर, और वैल्यू टू कस्टमर के लिए जरूरी है कि इसकी सभी एक्टिविटी के साथ, चाहे वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो या आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन हो, सपोर्ट होना जरूरी है। वैल्यू चेन एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ एक्टिविटी विद इन एंड अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड लिंकिंग देम विद कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या करना है हमने? कि हमारी सभी तरह की एक्टिविटी को एनालिसिस करना है, और उसके बाद अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उसको लिंकेज करना जरूरी है, लिंक करना है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ सके, हम कॉम्पिटिटिव प्रेशर से बाहर आ सकें, कस्टमर्स को वैल्यू दे सकें। अब इसके लिए दो तरह की एक्टिविटी बताई गई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह की एक्टिविटी होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द वन इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड द सेकंड इज सपोर्ट एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सपोर्ट एक्टिविटी क्या है? तो देखिए, 5 तरह की प्राइमरी एक्टिविटी है। इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल, और सर्विसेज। इनबाउंड क्या है? जो हमारा सप्लायर है, सप्लायर से जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, वो हमारे एक्टिविटी को, ऑपरेशन को स्टार्ट होने से पहले की एक्टिविटी है, तो इसे हमने क्या बोला? ये एक इनबाउंड एक्टिविटी है। लेकिन क्या हमें सप्लायर पे कंट्रोल नहीं करना है? अगर सप्लायर से हमारे को माल आने में देरी हो जाएगी तो इसका मतलब हमारा इनबाउंड कंट्रोल खराब है। और अगर हमारा रॉ मटेरियल आने में देर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे ऑपरेशन डिले होंगे, ऑपरेशन डिले होंगे तो डिलीवरी डिले होगी, सेल पे इफेक्ट आएगा। तो सभी की सभी जो है हमारी जितनी भी एक्टिविटी हैं इफेक्टेड हो जाएंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इनबाउंड। तो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, हमारा सभी पे कंट्रोल होना जरूरी है। तो इनबाउंड यानी कि सप्लायर, ऑपरेशन यानी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग, आउटबाउंड आगे की एक्टिविटी जो है डिलीवरी एंड की, और मार्केटिंग एंड सेल, और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज। सर्विसेज पे भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमारा फोकस खाली सेल पे नहीं होना चाहिए, सेल के बाद हमें कस्टमर को प्रॉपर सर्विसेज देनी है। अगर हम सर्विसेज नहीं देंगे तो फ्यूचर की सेल इफेक्ट होंगी। इसलिए सर्विसेज तक की सारी प्राइमरी एक्टिविटी हैं, ये लिंक होनी चाहिए किसके साथ? सपोर्ट एक्टिविटी के साथ। 4 तरह की सपोर्ट एक्टिविटी है: फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एचआर मैनेजमेंट, और प्रोक्योरमेंट। तो ये चारों की चारों सपोर्ट एक्टिविटी हैं, इनका लिंकेज होना जरूरी है पांचों प्राइमरी एक्टिविटी से। आगे समझते हैं। तो देखिए, ये है हमारा पूरा वैल्यू चेन एनालिसिस, हमारी 4 सपोर्ट एक्टिविटी और हमारी 5 प्राइमरी एक्टिविटी। जब चारों सपोर्ट एक्टिविटी पांचों प्राइमरी एक्टिविटी पे के साथ लिंकेज हो जाती हैं और पूरा सपोर्ट करती हैं पांचों एक्टिविटी को, चाहे वो सप्लायर की बात करें, चाहे हम आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करें, चाहे हम जो है आउटबाउंड की बात करें, डिलीवरी चैनल की बात हो रही है यहाँ पर, लॉजिस्टिक की, या फिर ऑपरेशन की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की। तो जब चारों की चारों
सपोर्ट एक्टिविटी, पांचों की पांचों प्राइमरी एक्टिविटी को के साथ लिंक होंगी और उनको सपोर्ट करेंगी, तो हमारे को हम वैल्यू दे पाएंगे अपने कस्टमर्स को, और जब हम अपने कस्टमर्स को वैल्यू देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट में मार्जिन जनरेट होने लगेंगे, हम अपने कॉम्पिटिटर से बेटर करने लगेंगे, और वो प्रॉफिट, वो एक्स्ट्रा सर्विसेज हमारे को मार्जिन में कन्वर्ट होके एक कोर कॉम्पिटेंसी में मदद करेंगे। तो ये था वैल्यू चेन एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।